राजस्थान में सत्ता में क्या बदलाव हो सकते हैं, संगठन में बदलावों की बात चल रही है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अपनी मंडली में किसे लेंगे और भजन लाल शर्मा अपनी मंडली में क्या करेंगे, इस विषय पे आज बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और बड़े पत्रकार विवेकानंद जी शर्मा हैं। विवेकानंद जी का चैनल द विवेक व्यूज और थिंक 360 पे आपका स्वागत। क्या लग रहा है विवेकानंद जी, क्या बदलाव हो सकते हैं मौजूदा समय में और किस ओर जा रही है परिस्थितियां राजनीतिक? देखिए, जैसा आपने कहा, वास्तव में राजस्थान की राजनीति में, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसमें सरगर्मियां बड़ी तेज हैं। संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वे कहीं ना कहीं इस प्रयास में लगे हुए हैं कि उनका नंबर आ जाए, क्योंकि लगातार संगठन के चुनावों की भी जो बातचीत चल रही है, ब्लॉक तैयारियां चल अध्यक्ष रही घोषित हैं। हो रहे हाँ, हैं। जिलाध्यक्ष बनने हैं, तो जो कार्यकर्ता संगठन से जुड़े हुए हैं वे तो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं कि जिलों में उनको जिम्मेदारी मिल जाए। जिलाध्यक्ष बड़े स्तर पर अभी बदलने हैं, तो वो तो चर्चा चल रही है संगठन के स्तर पर। अब बात करें भजनलाल शर्मा सरकार को लेकर, तो सरकार को लेकर भी अभी सुगबुगाहट लगातार जारी है कि कुछ नए लोगों को मंत्रिमंडल में अवसर मिल सकता है, कुछ लोगों की छुट्टी भी हो सकती है, और खासतौर पर सत्ता का जो संतुलन बनाने की बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी विश्लेषकों में एक चर्चा ये भी है कि सत्ता का जो केंद्रीकरण हो गया है, खासतौर पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के सांगानेर से चुनकर आते हैं, दिया कुमारी जयपुर से चुनकर आती हैं, और प्रेमचंद बैरवा दूदू से आते हैं, जयपुर के नजदीक है। तो सारा सत्ता का जो केंद्र है वो जयपुर हो गया जयपुर हो गया है। कहीं ना कहीं इसको थोड़ा दूर तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव लगातार चलते रहते हैं, तो उसका भी जनमानस पर जो प्रभाव पड़ता है, सत्ता के विकेंद्रीकरण की तरफ इस समय भाजपा सरकार सोच सकती है। जी जी, सत्ता का विकेंद्रीकरण भारतीय राजनीति में, राजनीति विज्ञान में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार पढ़ते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो देखते हैं क्या सुधार करते हैं भजनलाल शर्मा। हमने बड़ा आश्चर्यजनक एक वीडियो देखा था जिसमें एक चैनल वाले बड़े आदेशात्मक स्वर में भजनलाल शर्मा जी को कह रहे हैं, पत्रकार के आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। भजनलाल शर्मा क्या करेंगे देखने वाली बात है। लेकिन हाल ही में वसुंधरा राजे के साथ मुलाकात हुई है उनकी, बड़े इशारे हैं राजे कैंप को किस तरह से साधने की कोशिश है, तो लगता है कि चीजें बदलाव की ओर हैं। देखिए, मुझे लगता है वसुंधरा राजे सिंधिया अपने आप में राजस्थान की भाजपा की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है कि आप उन्हें खारिज नहीं कर सकते। परिस्थितियां चाहे जो बनती हों केंद्र के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ उनके रिश्ते चाहे जिस प्रकार से रहे हों, और पिछले 8-10 वर्षों में आपने भी देखा होगा उतार चढ़ाव, मोदी की बॉडी लैंग्वेज आपने अनेक बार देखा होगा, मंच पर हैं, और तो और आपने यदि विधानसभा चुनाव के समय 2-3 स्थानों पर यह स्थिति भी आई कि नरेंद्र मोदी मंच के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं, हाथ हिलाते हैं, लेकिन जहां वसुंधरा राजे थोड़ी आगे आती दिखती हैं, पीछे आ जाते हैं कि नजरें भी नहीं मिले। इस तरह की स्थितियां भी हमने देखी, और फिर बाद में जिस तरीके से पर्ची निकाली, जी बिल्कुल, पर्ची वसुंधरा जी ने ही निकाली। हाँ, उन्होंने तो भजनलाल जी के नाम का जो उल्लेख किया, बिल्कुल एक प्लानिंग थी। तो लोग जो ये कह रहे थे कि एकदम वसुंधरा राजे को नेपथ्य में डाल दिया जाएगा उन चीजों को लेकर, लेकिन जब संगठन की बात होती है, मदन राठौड़ जब प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं उस समय वसुंधरा राजे आती हैं, कितने लंबे समय के बाद भाजपा कार्यालय आती हैं, क्या मैसेज देती हैं। और अब भजनलाल शर्मा जाते हैं उनके निवास पर, वसुंधरा राजे के निवास पर, तो ये शिष्टाचार भेंट जो होती है सामान्यतया राजनीति में, इसके गहरे निहितार्थ होते हैं। कहीं न कहीं उनको उनके जो गुट के जो लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में कितना स्थान दिया जा सकता है, संगठन को लेकर क्या चीजें हो सकती हैं, या क्या सुगबुगाहट हो सकती है, तो उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए, या फिर दिल्ली से क्या कोई संदेश है, क्योंकि ये भी चर्चा लगातार रहती है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली के जो दौरे हैं वो भी, मुझे लगता है भजनलाल जी मर्जी से तो नहीं जा सकते वसुंधरा राजे के पास। उनको कहा होगा कि जाइए, क्योंकि उनका जो ऑरा है, उनका जो सहज व्यक्तित्व है, तो वो जिस तरह से ऊपर आलाकमान की उनके ऊपर अपना ही बन के रहने की कृपा हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे। मैं भी आप के समक्ष निवेदन यही कर रहा हूँ कि क्योंकि दिल्ली के उनके दौरे बहुत होते हैं, और उसकी चर्चा भी होती है, विपक्ष जो है उन पर निशाना भी, हाँ, वो पर्ची वाला मुद्दा उठाते हैं हमेशा। तो वसुंधरा राजे तक क्या मैसेज पहुंचाना था, क्या कोई दिल्ली का मैसेज था, क्या मंत्रिमंडल में जो फेरबदल की बात है उसमें मंत्रिमंडल वाला ये लगता है विवेकानंद जी कि
ये 26 जनवरी से पहले हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो फिर सत्र के बाद होगा, मार्च में। लेकिन यदि सत्र के पहले हो जाता है और थोड़ा सा समय मिलता है तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक है, नहीं तो फिर चीजें क्या है कि सुगबुगाहट, चर्चा और इन सब के बीच में चीजें चलती जाती हैं, कुछ नाम आ जाते हैं, आ नहीं रहा है। आप ये देखिए कि भजनलाल शर्मा की सरकार बने हुए करीब 13 महीने हो चुके हैं, ज्यादा वक्त हो चुका है 13 महीने से। एक और सरकार दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की बनी है, नवंबर में परिणाम आया, अंत में 20 जनवरी तक उन्होंने शपथ ले ली, टीम बन चुकी है, काम चालू हो चुका है। हमारे यहाँ टीम अभी तक बिखरी पड़ी है, मोर्चों में नियुक्तियां नहीं है, नीचे लेवल पे संगठन में भी और सत्ता में भी जो चीज़ें होती है कि आपको कई जो समितियां होती हैं जिनमें पब्लिक पर्सन्स की नियुक्तियां सरकार करती है, वो अभी तक नजर नहीं आती। तो बड़ा अंतर है कथनी और करनी, चाहे भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रहा हो। मुझे याद है कि 2011 का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमीन खान का विरोध कर दिया था कि आप हमें उसमें लीजिए, कमेटियों में लीजिए, भाजपा के लोग बैठे हैं। अमीन खान ने कहा कि आप निष्ठापूर्वक उसी तरह बैठे रहिए जैसे प्रतिभा पाटिल बैठी रही, बाद में राष्ट्रपति बनी। लेकिन उस बयान को भी अलग तरीके से पेश करके और चीज़ें हुई थी। तो कोई भी सरकार सत्ता हो फटाफट चीज़ें नहीं देती। नहीं, ये ठीक बात है आपकी। और एक बात और आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दो तरह के पत्रकार आप देखते होंगे। एक पत्रकार राजपथ के पत्रकार होते हैं जी, एक कुछ पत्रकार जनपथ के पत्रकार, जनपथ लोकपथ। तो मेरा भी एक प्रकार से स्वभाव और अनुभव इसी प्रकार का है कि जनता के बीच में रह के जो चीजें चलती हैं, जब सरकार बीजेपी की आई, भाजपा की जब सरकार आई, कुछ विषय ऐसे थे, सामान्य जनता की बात आपके सामने कर रहा हूं मैं, कि जैसे अध्यापकों में तृतीय श्रेणी के अध्यापक, उनका तबादला एक बड़ा विषय रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 5 वर्ष जो कांग्रेस की सरकार के रहे, उस कांग्रेस की सरकार के 5 वर्षों में उनका तबादला नहीं हुआ। उससे पहले बीजेपी की जो सरकार थी 13 से 18, उसमें तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के जो तबादले हुए वो सीमित तबादले हुए कि 2014 से पहले की जिनकी पोस्टिंग है उनको यहाँ से यहाँ तक करेंगे, जिले से बाहर नहीं ले जाएंगे। अब फिर से यही विषय है। अब मेरी जो चर्चा सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों से भी हुई और सामान्य जनता में तो हम घूमते फिरते ही हैं। जनता में एक उबाल है इस चीज को लेके कि सरकारें बदल रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति पिछले 12-15 साल से अपने जिले से दूर कहीं 300 किलोमीटर दूर बैठा है, वो एक आस उसके मन में जगती है, उसका कोई परिवार का कोई रिश्तेदार, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो हाँ सरकार बदलेगी तो भाई आएंगे। अब इस सरकार को भी लगभग 1.25 साल होने को आया और न कोई नीति बनी है, न तबादले हुए हैं और साथ ही साथ कोई इस प्रकार का आश्वासन भी नहीं है। तो सरकार में अभी तो तबादले नेता खुद चाहते हैं। नेताओं के तो अपने जो है, जनता तो नाराज है इस बात से जी बिल्कुल, कि उनके तबादले नहीं हो रहे। और वहां ऊपर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात का विरोधाभास है। मेरी चर्चा हुई कुछ लोगों से, वो आपके साथ नाम तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उन लोगों का ये कहना है, मैं तो बोल देता हूँ सर। नाम बोलना ठीक नहीं जी है, जी बिल्कुल, चीजें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, सोर्स आउट नहीं करें कि कोई नीति बनाकर तबादले किए जाएंगे जी। सत्ता में बैठे हुए लोगों का ये कहना है कि यदि आप नीति बना देंगे तो जिसके कारण आपकी सरकार आई है उसको आखिर क्या मिलेगा? आपकी सत्ता कार्यकर्ताओं के बूते आई है, एक बार तो यदि आप अपने कार्यकर्ताओं के काम कर दीजिए फिर नीति बना दीजिए आगे तक के लिए। तो इस बात को लेकर भी बड़ा विरोधाभास सरकार के भीतर और बाहर चल रहा है। लेकिन बात आज अपन कर रहे हैं नेताओं की, तो क्या लगता है, आपने ओपन अपने रिमार्क में कहा कि उप मुख्यमंत्री उसी जिले से हैं, दोनों मुख्यमंत्री भी उसी जिले से हैं, तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे उपेक्षित इलाका जो है मंत्रियों के होने में पश्चिमी राजस्थान, उसके लिए खुशखबरी आ सकती है? जो हमारे सूत्र हैं, हमारे पास जो जानकारियां आ रही हैं, तो जो क्षेत्र आपका पाली, सिरोही, जालोर, उस तरफ का जो क्षेत्र है, अभी पूरा कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनके लिए जो है वो गिफ्ट कभी लगता है कि मारवाड़ क्षेत्र में एक उप मुख्यमंत्री मिल सकता है अगर प्रेमचंद बैरवा हटाए जाते हैं तो। एकदम सीधी, क्योंकि हाँ बिल्कुल साफ बात है, सीधा नहीं बोले तो ये है कि प्रेमचंद बैरवा को लेके कई सारी चीजें परफॉर्मेंस वाइज, चाहे सदस्यता अभियान में अगर सबसे पीछे रहा तो दो रहा, जिला चला गया। दूसरा, प्रेमचंद बैरवा और भी काफी हाँ एक टर्म यूज किया गया था पिछले बजट सत्र में प्रतिपक्ष की ओर से कि ऑटो रिक्शा है, मतलब 3 पहियों की सरकार उन्होंने, तो 3 पहिए में 2 पहिए जो उप मुख्यमंत्री बराबर स्तर के आए, प्रेमचंद बैरवा उस अपने आप को वहां खड़ा नहीं कर पाए सीधे तौर पे,
दिया कुमारी के मुकाबले खासा कमजोर पड़े। पावर सेंटर दिया कुमारी नजर आती हैं वित्त मंत्री के नाते, लेकिन प्रेमचंद बैरवा वो नहीं कर पाए जो उस लेवल पे करना था। तो निश्चित तौर पे वहाँ तो परफॉर्मेंस बेस्ड मामला है। केंद्र में मोदी इसी बेस पे सरकार में परिवर्तन करते हैं, तो राज्य में भी लगता है कि ये जो पावर सेंटर हैं अब कहीं मारवाड़ की ओर मूव होता मुझे दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी प्रदीप जी। मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ऑटो रिक्शा की आपने बात कही, यदि आगे का टायर आप मुख्यमंत्री को कहते हैं, पीछे के दोनों टायर दो उप मुख्यमंत्रियों को कहते हैं, तो पीछे के दोनों जो टायर हैं उनमें भी सामंजस्य होना जरूरी है। और आप कहते हैं अपनी गाड़ी चलाते हैं तो हवा टायर में बराबर रहती है तो गाड़ी बड़ी अच्छे से चलती है। तो दिया कुमारी के साथ में एक यदि उप मुख्यमंत्री इस प्रकार का होता जो भाजपा की विचारधारा या कहिए कि जो मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको कहा जाता है उसकी विचारधारा के प्रति दृढ़ हो और साथ ही साथ लंबा अनुभव हो, मंत्रिमंडल का अनुभव हो, इस तरह का कोई यदि चेहरा होता तो मुझे लगता है फ्रंट फुट पे खेलने वाला व्यक्ति होता। तो अब कई नाम उसमें आते हैं। अगर मान लीजिए कि जो शेड्यूल कास्ट वर्ग के नेता के तौर पे अगर कास्ट वाली बात करें तो प्रेमचंद बैरवा हैं, तो कौन विकल्प हो सकता है? इस पृष्ठभूमि में मदन दिलावर का नाम है, लेकिन मदन दिलावर की जो खेलने की स्पीड है, T20 के प्लेयर है गजब के। जी। और T20 में मैं तो ये कहूंगा कि पावर प्ले T20 में भी पावर प्ले। तो लगता है कि लेजिस्लेशन भी संभालना है मुख्यमंत्री को और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जो मतलब कार्यपालिका का हिस्सा है। हाड़ौती से आते हैं, हाड़ौती मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके पालिका सिरोही की तरफ। ना मारवाड़ जोधपुर में भी कई लोग क्या हो सकते हैं, कोई बिल्कुल नाम आएगा तो मैं जैसे नाम चौटन विधायक हैं वहाँ पे। जी नहीं, मेरे पास भी कुछ जानकारियां हैं, लेकिन मैं अभी वो नाम का खुलासा आपके समक्ष अभी नहीं करना चाहूंगा। संकेत क्षेत्र के आधार पर, विचार के आधार पर मैंने आपके समक्ष रख दिया है। थोड़ा जो दर्शक समझदार हैं वो अपने आप एक बार अनुमान लगाएंगे। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा वाली बात, तो कई सारी चीज़ें इशारा करती हैं जालोर की ओर, जोगेश्वर गर्ग की ओर लगता है, क्योंकि पुराने नेता रहे हैं, 90 में मंत्री बने थे, फिर मंत्री नहीं बन पाए। बड़ी गज़ल बड़ी अच्छी लगते हैं उनकी। गज़ल का एक लाइन मुझे याद है कि गलती सबकी एक सरीखी, जोगेश्वर को सजा अलग है। तो बात हमारी पगली सी उनका काव्य संग्रह है। तो अच्छे कवि हैं, अच्छे कवि का एक संगठन है राष्ट्रीय कवि संगम, उसके राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जी। नाम उस वक्त भी चला था जब सरकार बनी थी और बड़ा पुरजोर नाम चला था उनका, लेकिन कुछ कारण रहे। लेकिन यह है कि इस बार प्रमोशन चांसेस बन रहे हैं। नाम उस समय भी चला था, कारण क्या रहे? एक कारण ये भी हो सकता है कि कई बार आपकी वरिष्ठता भी आपको नुकसान दे देती है। जब आपके मुख्यमंत्री, उनका आप यदि अनुभव देखते हैं सदन का, आपके उप मुख्यमंत्री, तो कई बार यूँ लगता है कि फिर वही बात कि एक टायर यदि ज्यादा भारी हो गया तो बैलेंस कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भी कारण हो सकता है उस समय रहा हो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे। तो चूंकि सिरोही में भाजपा के 2 विधायक हैं, समाराम गरासिया एसटी से आते, चौथी बार के विधायक हैं, लेकिन समाराम गरासिया भी चाह रहे हैं मंत्री बने, पर उनको लेके कई सारी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कि हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में, दिशा की बैठक में, ये कहा कि सरकारी जो दवाइयाँ हैं वो फर्जी हैं। मेरी बेटी का या परिवार में किसी बच्ची के इलाज का कहा कि वो, उन्होंने सरकार की योजना पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं समाराम गरासिया। समाराम गरासिया को लेके माउंट आबू में कुछ तबादलों को लेके इस बार शिकायत आई है कि किसी को हटाने के लिए उन्होंने डिजायर दी है ना, और बड़ा कहा जिले से बाहर भेजिए, फिर उसी व्यक्ति को लगाने के लिए वापस डिजायर दी। तो यह है कि आपसे मामला सेट हो गया है, खाकर देंगे, थूक थूक कर फिर चाटेंगे। तो समाराम जी के साथ बड़ी दिक्कत है और इसको भाजपा का संगठन टॉलरेट नहीं करता कभी भी, है ना, चूंकि वो इलाका मदन राठौड़ का इलाका है और मदन राठौड़ के जिले से 2 कैबिनेट मंत्री हैं। एक वो है जो मदन राठौड़ को साइड करके विधायक बने, जो जिनको नगर पालिका का चेयरमैन मदन राठौड़ ने बनाया था, जोराराम कुमावत जी को। तो यह सारी चीजें लगती हैं कि मारवाड़ में ये हो सकता है। लेकिन शेखावाटी का क्या? आप शेखावाटी के बड़े धुर जानकार हैं, आड़ोती ढूंढाड़ शेखावाटी के। जी, शेखावाटी में भी जिस तरीके से ये जो उपचुनाव हम लोगों ने देखा था 7 सीटों पर, उसमें झुंझुनू की सीट थी। वो झुंझुनू की सीट पिछले काफी समय से बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल का सबब बनी हुई थी और उसके पीछे कारण ये था कि झुंझुनू में जो 2 गुट बन गए थे। एक तरफ जो है वो बबलू चौधरी का, झुंझुनू में बीजेपी कभी जीती क्या यहाँ? झुंझुनू से मूल सिंह जी मेरे वो तो उपचुनाव में मूल सिंह शेखावत जीते और उसके बाद एक बार मुझे जहां तक याद है सुमित्रा सिंह
हाँ, एमएलए रही हैं। पहले जब 1998 का चुनाव निर्दलीय बनी थी 2003 में जीती। और 3 में वो जरूर जीती, उसके अलावा भाजपा मुख्य चुनाव में झुंझुनू कभी फतह नहीं कर। झुंझुनू में भाजपा बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे आगे बढ़ी है और झुंझुनू की राजनीति यदि देखते हैं तो वहाँ बीजेपी का संगठन बहुत कमजोर मैं था। कह रहा हूँ ना सर, दशरथ मूल सिंह चुनाव शेखावत की में चर्चा करना जरूरी होगा मुझे हाँ ऐसा लगता है एग्जैक्टली वहाँ पर, क्योंकि बीजेपी का संगठन बहुत कमजोर था। दशरथ सिंह शेखावत वहाँ जब जिलाध्यक्ष रहे, गांव गांव ढाणी ढाणी तक उस व्यक्ति ने बीजेपी का विचार, बीजेपी का झंडा वहां पहुंचाया, खूब मेहनत की। लेकिन फिर कालांतर में जो भी परिस्थितियां बनी वो डाउन हुए, उनकी जो है कार्यशैली को लेके कई सारी चीजें हुई, संजय भाई जोशी से उनकी नजदीकियां थी, इधर मोदी जी का उभार हो गया था, तो धीरे धीरे वो नेपथ्य में चले गए। लेकिन वहां से एक आधार भाजपा का बनना शुरू हुआ था। शीशराम ओला को उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। फिर जाट समाज में भी लीडरशिप तैयार होने लगी। संतोष अहलावत उसका एक बड़ा उदाहरण रही है। संतोष अहलावत रही, नरेंद्र चौधरी रहे, धीरे धीरे करके तो अब जो स्थितियां बदली। लेकिन झुंझुनू में भाजपा का वोट बैंक तैयार होते होते परिस्थितियां ऐसी हो गई कि बबलू चौधरी और साथ ही साथ जो अभी विधायक बने हैं राजेंद्र जी, इनके दो गुट बन गए। कभी एक को टिकट मिलता है, दूसरा निर्दलीय लड़ता है, इनको टिकट मिलता है, वो निर्दलीय लड़ते हैं। इस बार बीजेपी की सरकार थी उपचुनाव में और इस सरकार होने के कारण बबलू चौधरी को जिस तरीके से मैनेज किया, देखिए झुंझुनू एक ऐसी विधानसभा सीट है कि जहां आज तक भाजपा की मूल विचारधारा वाले व्यक्ति मूल चुनाव में नहीं बना विधायक, और मूल सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने उपचुनाव में पहली बार जीत दर्ज कराई। भैरव सिंह की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तभी आप उपचुनाव में जीते हैं। और वो रिपीटेशन जो है वो कितने 20 साल 30 साल बाद में नजर आया। झुंझुनू की राजनीति में बहुत परिवर्तन हुए हैं। मेरा वहां गांव पर कांग्रेस ने अपना, क्योंकि अगर सुमित्रा सिंह 2003 में बनी, लेकिन सुमित्रा सिंह बेसिकली तो कांग्रेस ही थी और कई सारे उन्होंने दल बदले। विचार वाला मामला भी कम है, जातिवाद बहुत प्रभावी और हावी है, खासतौर पर शेखावाटी में। झुंझुनू की जो राजनीति है, एक दौर में वहाँ ब्राह्मण समाज जो है उससे बहुत सारे लोग संगठन में काम करते थे, जिलाध्यक्ष रहे, बहुत से ब्राह्मण जिलाध्यक्ष रहे। आज मेरी जब उनसे भी चर्चा होती है, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। यही स्थिति राजपूत समाज और सैनी समाज को लेकर भी है। वो तो सैनी समाज में भी ये स्थिति है। इकबाल का शेर है ना, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहाँ बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। आप वजनदार कितने उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर आपका एक ही काउंट होगा। झुंझुनू की राजनीति पर मुझे लगता है हमें एक और अलग एपिसोड, हाँ नहीं अपन लगातार बातें करते रहेंगे। आप करना पड़ेगा, बड़ी राजनीति की उठा पटक और बहुत सारी कहानी किस्से भी वहाँ के हैं। चर्चाएं तो देखो, पॉलिटिक्स तो यही है। मतलब कहते हैं कि आप ये कंकर उठाएंगे तो नीचे से पॉलिटिशियन निकल सकता है। ठीक है, शेखावाटी में मारवाड़ थोड़ा सीधा सहज सरल है, वो मतलब ज्यादा बदलाव में बिलीव नहीं करता। कि जालोर सिरोही पाली में जब तीनों जिलों में मिला के जो है वो 14 विधानसभा सीटें हैं, और 2013 का जब चुनाव हुआ तो 2013 के चुनाव में बीजेपी 13, कांग्रेस 1। लेकिन 18 में भले ही कांग्रेस की सरकार आ गई, लेकिन कांग्रेस का विधायक एक ही जीता हुआ। ये एक बड़ी बात है, जबकि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी इस बेल्ट ने भाजपा को बचा के रखा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ मौलिक वो है भाजपा। दूसरा आप ये देखिए कि अब जो संगठन वाली बात चल रही है उसमें भी कास्ट इक्वेशन, टीम नारायण पंचारिया जो उसके पूरा संयोजक हैं वो देख रहे हैं, मदन राठौड़, भजनलाल शर्मा। पहले ये माना जा रहा था कि संगठन सेपरेट रहेगा, अब कैसे इनपुट हैं कि सरकार और सत्ता और संगठन जो है वो साथ साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। तो मदन राठौड़ जो है सहज सरल सीधे व्यक्ति हैं, सबको साथ लेके चलने वाली व्यक्ति हैं। इस नाते लगता है कि भाजपा का संगठन विपरीत दिशा में नहीं जाएगा, जैसा पहले भी हुआ है कई बार। नहीं, विपरीत दिशा में नहीं जाएगा, लेकिन एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा कि इस समय जो संगठन का काम चल रहा है उसको लेकर दिल्ली जो आला कमान है संगठन के, वो बहुत प्रसन्न नहीं है। क्योंकि भाजपा राजस्थान में जिस तरीके से सदस्यता अभियान चला पिछले दिनों, उसका नेगेटिव फीडबैक गया है। प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल भी कई बार ये चीजें कह चुके हैं, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य तक भाजपा राजस्थान में नहीं पहुंच पाई है। और 2-3 बार भाजपा के संगठन की बैठकों में ये कठोर शब्दों में भी कह दिया गया है कि जहां टारगेट पूरा नहीं होगा उन जिलाध्यक्षों पर गाज गिरेगी, जहां काम ठीक नहीं होगा। और ये स्थिति तब है जबकि आप सत्ता में हैं, तो आपके सत्ता में बैठे हुए आपके विधायक, आपके मंत्री और उसके अलावा आपके जिलाध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष वो कहां तक चल रहे हैं। मैं एक छोटी सी आपको बात के साथ में रखना चाहूंगा, उदाहरण के साथ में, कि डॉक्टर सतीश पूनिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और झुंझुनू में प्रदेश की कार्य समिति थी। उन्होंने रखा, ये तय किया है कि कुछ प्रवासी कार्यकर्ताओं को एक दिन पहले भेजेंगे और फिर वहां पर अलग अलग मंडलों की बैठक वो लेंगे।
मेरा झुंझुनू जिले में, सीकर जिले में जाना आना काफी रहता है। मैं भी एक मंडल की बैठक को देखने के हिसाब से कि वहाँ क्या कुछ होता है, अंदर क्या चीजें आती है, मैं वहाँ गया। मेरे को आश्चर्य हुआ प्रदीप जी कि आप जहाँ चुनाव से पहले पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, बूथ की कार्यकारिणी, ये सब कागजों में आप पूरी तैयारी करते हैं। मेरा जहाँ जाना हुआ, देखना हुआ, वहाँ जो प्रवासी कार्यकर्ता बैठक ले रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ भाई मंडल अध्यक्ष कौन है, हाथ खड़ा हो गया। ये आपकी टीम, मंडल की टीम में कौन कौन है, कोई नहीं, हम ही हैं टीम। लेकिन जो है उस बैठक में जो है वो लगभग 60 से 65 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि ये 60-65 लोग कौन है, हमने तो जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया था कि मंडल की टीम होगी, बूथ अध्यक्ष होंगे, इतने ही जिम्मेदार बूथ की है। टीम होगी, ये होगा। तो जवाब आता है कि ये हमारे वोटर हैं। उन्होंने कहा जनसभा थोड़ी करनी है। असल खेल क्या है, खेल जो संगठन महामंत्री का काम होता है कि संगठन को मजबूत करना, सारी चीजें कहीं ना कहीं कागजों में जो भर्ती वाले जो काम चल रहे थे, तो क्या है आप नीचे जाकर देखते हैं तब पता लगता है कि वास्तविकता क्या है। हाँ, दूर से आपको उबलता हुआ दिख रहा है, हाथ में लेके पता चलेगा चाशनी कितने तार की बनी है। ठीक बात है जी, तो राजस्थान में बदलाव होने वाला है। भाजपा के संगठन में भी निश्चित तौर पे मदन राठौड़ रिपीट होंगे ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि वो टीम वो ही बना रहे हैं। अन्यथा पहले अध्यक्ष बदले जाते या कुछ और हो सकता था, लेकिन सत्ता में कई चेंज हो सकते हैं, कई कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, वैकेंसी हैं। मुझे लगता है जिस तरह से, मतलब ये इसको आप कयास कह सकते हैं, जी। जिस तरह से भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ को छोड़ दें जी। जो अभी किसी पद पे नहीं है, हाँ। बाकी उम्रदराजी में जो सबसे वरिष्ठ हैं, किरोड़ी लाल मीणा, नहीं, वासुदेव जी देवनानी वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, और उनकी तबीयत जिस तरह से नासाज हुई, मुझे लगता है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष की घोषणा भी कर सकते हैं। भाजपा में एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देके किसी एक व्यक्ति को एडजस्ट किया जा सकता है। क्या किरोड़ी लाल मीणा को कर सकते हैं वहां यदि हो जाता है तो भाजपा के लिए थोड़ा आराम हो जाएगा, राहत की सांस मिलेगी सत्ता को भी, संगठन को भी। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह के तेवर के लिए जाने जाते हैं, उनको लगता ही नहीं, तेवर को कंट्रोल करने का देखो यही तरीका। वसुंधरा राजे, लगता ही नहीं है कि वो मंत्री हैं, वो सरकार में जिस तरीके से अशोक गहलोत के कार्यकाल में सेकंड वाले में विधानसभा के उपाध्यक्ष थे रामनारायण जी मीणा। वसुंधरा राजे जी के सेकंड कार्यकाल में उपाध्यक्ष रहे राव राजेंद्र सिंह। राव राजेंद्र सिंह कमाल के वक्ता हैं, और राव राजेंद्र सिंह का जो परफॉर्मेंस ऑफ स्पीच रहता है, वसुंधरा जी को लगा कि कहीं रिवर्स स्विंग जैसी बॉलिंग नहीं हो जाए, तो उन्होंने शायद इसी नाते उपाध्यक्ष उनको विधानसभा का बना दिया। कमाल के लेजिस्लेटर हैं, अच्छे श्रेष्ठ विधायक रहे हैं, बिल्कुल, अभी राज्यसभा के सांसद हैं। तो हाँ सॉरी, लोकसभा जयपुर ग्रामीण से लोकसभा के सांसद हैं। तो यह जो किरोड़ी लाल मीणा को अगर उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, तो बड़ी लेजिस्लेटिव चीजों से कस लिया जाएगा उनको, कि मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों से। नहीं, मुझे लगता है मैं जो कह रहा था कि सत्ता और संगठन राहत की सांस लेंगे कि जिस तरीके से आए दिन कभी ऐसा ही भर्ती की बात हो रही है, कभी कुछ और बात हो रही है, किरोड़ी लाल मीणा को लगता है कि वो जैसे सत्ता के लिए बने ही नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ना कि कुछ संगठन इस बात के लिए ही जाने जाते हैं कि वो विरोध में, विपक्ष में ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो वो विरोध करना, विपक्ष में रहना, उस तरह के बयान देना, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के स्वभाव में आ गया। और मुझे याद आता है जयपुर में सिविल लाइंस के जो विधायक हैं गोपाल शर्मा, उनका भी एक बयान काफी चर्चित हुआ था। किरोड़ी लाल मीणा जब लगातार अपने बयानों से सरकार को घेरने का ऐसा काम कर रहे थे, तो डॉक्टर गोपाल शर्मा ने बयान दिया मीडिया के सामने कि इनका संघर्ष जो है वो अब विराम चाहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी बात उन्होंने कही, खूब चर्चा राजनीतिक गलियारों में डॉक्टर गोपाल शर्मा के उस बयान की भी हुई। संकेत कहीं ना कहीं यही था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उस अनुशासन में, उस दायरे में रहे, लेकिन कई बार व्यक्ति काम करते करते इतना आगे पुराने व्यक्ति हैं। लेकिन अगर बाबा को उपाध्यक्ष वाला मामला दे दिया जाता है, लेकिन वो स्वीकारेंगे नहीं, मुझे लगता है ये भी एक कठिन चुनौती है। लेकिन यह है कि जिस तरह से वासुदेव देवनानी की तबीयत नासाज है, तो किसी एक वरिष्ठ को, दूसरा अजमेर में जिस तरह से अनिता बघेल जो है वो 2-3 दिन पहले ही वसुंधरा राजे से मिल के आई हैं, और वो चाह रही हैं कि उनको, क्योंकि लगातार 5वीं बार जीतने वाले विधायक बहुत कम हैं, जिनमें देवनानी भी हैं और बघेल भी हैं, और दोनों का है। लेकिन को लेके अनिता बघेल बहुत अनुभवी विधायक है, मंत्री भी रही, श्रेष्ठ विधायक रही हैं, बिल्कुल रही है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में भी अच्छी परफॉर्मेंस भी थी। लेकिन आप देखिए, अजमेर से आने वाले वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष, उसी अजमेर से यदि अनिता बघेल को, और दोनों के आपस में पॉलिटिकल, तीसरा नाम मैं और लेना चाहूंगा, ओंकार सिंह लखावत, जो कि चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन फिर भी धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण संस्थान संगठन में अच्छा काम, वो संगठन में के साथ में सत्ता आते ही
पहली नियुक्ति यदि किसी व्यक्ति की राजस्थान में होती है तो उनमें ओंकार सिंह लखावत का नाम होता है। तो एक ही जगह के 3 लोगों को आप इतने अच्छे पद दे देंगे तो शेष राजस्थान का क्या होगा, ये संतुलन बनाने पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन क्वालिटी जो है, आप ये देखिए कि महिला और बाल विकास मंत्रालय उन्होंने जिस तरह से चलाया, भाजपा किस संकट से जूझ रही है, भाजपा नहीं सॉरी भजनलाल सरकार, कि फ्लोर पे जवाब देने के लिए आपके पास कितने लोग हैं। जिस तरह से जोगाराम पटेल संघर्ष करते हैं, अभी आप देखिए कि सरकार का कौन जवाब दे रहा है, फ्लोर पे जवाब दे रहे हैं जोगाराम पटेल, फील्ड में कौन, भजनलाल शर्मा। एक और व्यक्ति का मैं जिक्र करूं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो भजनलाल शर्मा और जोगाराम पटेल तो दोनों बागी चुनाव लड़ लिए थे। मदन जी ने भी फार्म भरा था लेकिन वो विड्रॉ हो गया था। तो संगठन और नियम कायदे वो थोड़े अलग तरीके से चलते हैं। लेकिन अभी फिलहाल देखिए, अभी ये जो राजस्थान में जो परिवर्तन हुआ था 1 वर्ष पहले, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि वो जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन से जो नए चेहरे आए, वो अभी अपने आप को स्थापित करने के दौर में हैं। क्योंकि एक लंबी लीगेसी जो रही है, पुराने स्थापित नेता थे, वसुंधरा राजे का आभा मंडल था, कालीचरण, कैलाश मेघवाल, ये बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है वो ये नई पौध आ रही है, इसमें कुछ मदन दिलावर जैसे पुराने लोग कुछ दिख जाते हैं कि रोटीलाल मीणा अलग अपनी राह बना रखी है। तो जो नए चेहरे धीरे धीरे आ रहे, 5-7 साल में परिपक्व भी होंगे और वो मुकाबला भी होगा फिर अलग तरीके का। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे। तो भाजपा जो है वो अब बदलाव के दौर में है, 1-2 दिन में सूची मिल सकती है और लगता है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार या बदलाव हो सकता है। हमारी नज़र बनी रहेगी और चर्चा विवेकानंद जी से हम अपील करते हैं कि लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, बातें करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।